नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विक्रम क्लासेस पे। दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और हम पढ़ रहे हैं 8वीं कक्षा का हिस्ट्री का पहला चैप्टर कैसे, कब और कहाँ। आज का ये वीडियो इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा, तो आइए देखते हैं। कहता है, हम किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। कहता है, जो इतिहासकार 250 साल का जो भारतीय इतिहास को लिखें, तो उन्होंने जो जो लिखा उनके लिए उनके पास जानकारियाँ जो थी, वो जानकारियाँ उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया, उनका वो स्रोत क्या था, किस प्रकार के स्रोत थे जहाँ से उन्हें जानकारियाँ मिली और उन लोगों ने लिखा। तो देखिए, सबसे पहला है प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। तत्कालीन जो प्रशासन होते हैं वो अभिलेख तैयार करके रखता है। कहता है, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजी जो शासन जब चल रहा था भारत में, उस समय जो उसका जो प्रशासन था उसके द्वारा जो सरकारी रिकॉर्ड तैयार करके रखा गया था, उनसे जो इतिहासकार हैं उनको बहुत सी जानकारियाँ मिली। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था कि चीज़ों को, जो भी हमारे वर्तमान जीवन में जो घटित हो रहा है, उनको लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी है। उस प्रशासन में, अंग्रेजी प्रशासन में क्या होता था कि उन्हें जो भी निर्देश मिलता था, उन्हें जो भी योजना लागू करवानी होती थी, जो भी नीतिगत फैसले लिए जाते थे और सहमति जितनी भी बनती थी और कई प्रकार के जो जांच होते थे, तो उन सबों को साफ साफ लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। ये सारी चीज़ें करने के बाद, यानी कि साफ साफ लिखने के बाद क्या होता था, चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था। बाद में भी उसका अध्ययन जो है अच्छी तरह से किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था कि जो ये फैसला लिया गया वो सही लिया गया या फिर गलत लिया गया। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित संस्कृति की पैदा हुई। कह रहा है, जब इस प्रकार का कार्य किया जाने लगा, अभिलेख तैयार करके रखा जाने लगा, रिकॉर्ड रखा जाने लगा, तो आने वाले समय में क्या हुआ कि लोग उनको पढ़ते थे और उनसे ज्ञान भी लेते थे और उनको कुछ गलत लगता था तो टिप्पणी भी देते थे। इसलिए ऐसा करने से ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित एक शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि ये जो दस्तावेज है ना, जो दस्तावेज हम बना रहे हैं, यानी कि जो अभिलेख हम तैयार कर रहे हैं, उसको संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्हें क्या किया, सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। इस सभी जगह पर जो है अपना अपना एक रिकॉर्ड रूम बनवा दिया गया, जहाँ पर सारे रिकॉर्ड को एक जगह सुरक्षित रखा जाता था। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, जो महत्वपूर्ण जो दस्तावेज थे उसको बचा कर रखने के लिए एक अभिलेखागार बनाया गया और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। आगे कहता है, 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। कहता है, 19वीं सदी की शुरुआत में जो है प्रशासन की एक शाखा और दूसरी शाखा, यानी कि दो ब्रांच में जो लेटर भेजे जाते थे, उनको अभी भी जो है वो अभिलेखागार में देखा जा सकता है। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। उन अभिलेखागारों में बहुत सारी ऐसी नमूना है जिनको आप देख सकते हैं। और वो कौन सी नमूना है, जैसे जो सीनियर ऑफिसर होते थे वो प्रांतीय अधिकारियों को जो भेजते थे नोटिस, निर्देश भेजते थे कि ऐसा करो ऐसा करो, वो सारी जो नोटिस है उसको रिकॉर्ड रूम में रखा गया है। आप अभी भी उसे देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में
इन दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। जैसा आजकल हम लोग जेरोक्स करते हैं, वैसा ही उसका नकल भी बनाया जाता था। कहता है उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। वो जो नकल होता था ना, तो उस समय जेरोक्स मशीन तो नहीं होता था, तो उसका नकल कैसे बनाया जाए, तो उसको देख देख के एक दूसरे पेज में लिखा जाता था। और जो लिखते थे उसको खुशनवीसी कहते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। कहते देखिए एक अभिलेखागार का जो है सो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। ये है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। 1920 के दशक में बनाया गया, 1920 के दशक में इसे बनाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। औपनिवेशिक शासन यानी कि जब अंग्रेज शासन कर रहे थे यहाँ पर, उस समय जो है वो सर्वेक्षण का जो चलन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उनको सही ढंग से जानना जरूरी है। उन्हें लगता था अंग्रेजों को कि यदि किसी देश पर हमको शासन चलाना है तो उस देश को अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने अब पूरे भारत का सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया ताकि हम अच्छे तरह से जान सकें। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई तब उन्होंने पूरे देश का एक नक्शा तैयार करने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने बड़ा बड़ा सर्वेक्षण करना शुरू किया। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए, हर गांव जा जा करके सर्वेक्षण किया गया। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों और फसलों का पता लगाया जाता था। देखिए इस सर्वेक्षण में क्या किया जाता था, तो सर्वेक्षण में धरती की सतह को चेक किया जाता था, मिट्टी की गुणवत्ता, कहाँ की मिट्टी अधिक गुणवत्तापूर्ण है, वहाँ मिलने वाले बड़े बड़े पौधों और जीव जंतुओं, किस प्रकार के जीव किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। कहता है अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। जो ऊपर जो सारी बातें हैं, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे, स्थानीय इतिहास, इन सारी चीज़ों को जानना बहुत जरूरी था अंग्रेजों के लिए। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना की शुरुआत जो है वो यहीं से हुई। 19वीं सदी के आखिर, आपको बता दूं 19वीं सदी का आखिर जो है वो 1890 से लेकर के 99 तक मान लीजिए आप। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। तो जनगणना के बारे में अभी भी जो है सो अभी भी जनगणना होती है, इसलिए आप जानते हैं जनगणना क्या होता है। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। कई प्रकार के सर्वेक्षण जो है वो किया जाने लगा। रिकॉर्ड्स रखे गए हैं ना, उस रिकॉर्ड से बहुत सारी चीज़ें मतलब नहीं मिल पाती थी। वही दिया है कि अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है। बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पता नहीं चलती हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं वो देखते हैं। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। इनमें हमें यही पता चल सकता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद में वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। जैसे देखिए कहता है कि ये जो रिकॉर्ड बनाया गया है वो सरकार द्वारा बनाया गया है, तो यहाँ से यदि हम हर एक चीज़ों के पूरी जानकारी नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो अपने मन मुताबिक उसको बनाया है, तो बहुत सारी चीज़ें होगी जो उसके खिलाफ रही होंगी, तो उन्होंने वो सारी चीज़ों को नहीं लिखा। तो हम यहाँ से केवल सरकार के सोच के बारे में हम पता लगा सकते हैं, वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे, उन सारी चीज़ों को केवल हम मतलब जानकारी पा सकते हैं। इन रिकॉर्ड्स से हमें ये समझने में
हमेशा मदद नहीं मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। कहता है जो देश के दूसरे लोग थे, जैसे किसान वर्ग हो गए या फिर अन्य जो वर्ग हो गए, उनके बारे में इन्होंने तो लिखा नहीं। ये तो केवल अपनी सरकार के बारे में लिखते थे। उन सब चीज़ों के बारे में, जैसे किसान के बारे में, उस समय के जो जनता थी उसके बारे में हमें जानकारियाँ यहाँ से नहीं मिल पाएगी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा, इसलिए हमें और ही कहीं देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। जब हम कोई अन्य दूसरे प्रकार के स्रोत को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो कमी नहीं है, लेकिन उन्हें ढूंढने में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक जगह जो है संग्रहित और सुरक्षित तरीके से नहीं रखा गया होगा। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब इतिहासकारों ने क्या किया, उन लोगों के बारे में जानने के लिए लोगों की डायरियाँ, बहुत लोग जो है सो अपनी डायरी लिखते हैं डेली। तीर्थ यात्राओं और यात्रियों का स्मरण, कुछ लोग होते हैं जो तीर्थ यात्रा करते हैं और घूमते रहते हैं, तो उनके दिमाग में जो कुछ भी याद बचा हुआ है उनसे उन्होंने जानकारियाँ लेने की कोशिश की। महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, कुछ लोग होते हैं जिनकी आत्मकथाएं होती है, और आत्मकथा यदि है तो उनके जीवन काल की जो घटना है वो भी उसमें लिखी होगी। स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक पुस्तिकाएं आदि महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छापने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। कह रहा है जब तकनीक, छपाई जैसे तकनीक जो है सो हमारे देश में आया, तब अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर तब जो है सो जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। अब जो है ना अखबार में लोग लिखने लगे, नेता लोग, समाज सुधारक जो लोग थे वो। इतना ही नहीं, कवि और उपन्यासकारों ने भी अपने समय की समस्याओं को तो उन्होंने एक कविता में लिखा या फिर उपन्यास में भी लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। लेकिन जो उपन्यास लिखा गया, जो वाद विवाद हुए, वे सारी चीज़ें जो है वो वही लोग लिखा जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। लेकिन यदि हमको अनपढ़ लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानना है, गरीब लोग जो रास्ते के किनारे अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, उन लोगों के बारे में जानना है, तो हम उनकी जानकारी जो है सो वहाँ से नहीं पा सकते हैं। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो उन लोगों के बारे में भी जान सकते हैं जिन लोगों के बारे में कोई किसी ने कुछ नहीं लिखा। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको ये सब बात समझ में आने लगेगी। दोस्तों, पहला चैप्टर आज समाप्त हो गया है। कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। और हाँ, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें।